हाय गाइस, मैं हूं संकेत म्हात्रे। आप में से जो मुझे नहीं जानते उन्हें बता दूं कि मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं। नमस्कार, मी उदय सबनीस। तो ये जो ग्वेन का कैरेक्टर है वो मैंने बेन 10 में हिंदी डबिंग किया है। डेडपूल, बेन 10, बेयर ग्रिल्स ऐसे कई किरदारों को मैंने आवाज दी है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा काम सराहने के लिए। सो थैंक यू सो मच, आपने जो भी प्यार, लव, सपोर्ट मुझे दिया था आज तक। एंड आई थैंक यू अ लॉट। लाइक कीजिए इसे, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। सो प्लीज स्टे ट्यून टू दिस चॅनल। थँक्स अ लॉट। बट आमच्या सगळ्यांचे जे परिश्रम आहेत ते सार्थकी लागले असं मी सांगतो। धन्यवाद। आज से अनंत काल पहले इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। फिफ्थ डिमेंशन के कॉस्मिक ट्रैवलर्स अपनी कॉन्टिमेलिया शिप में यहाँ पर आते हैं। इनका काम होता है ब्रह्मांड की रचना करना, जिसमें वो एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है अनाइलार जेनेसिस टोरिया फेमियर गोस्ट या सिंपली अनाइलार्क। लेकिन इससे पहले कि वो उसका इस्तेमाल करते, टाइम ट्रैवलिंग तानाशाह मेल्ट्रुएंट वहाँ आ पहुँचता है। उसके पास होता है उसका खुद का अनाइलार्क, जिसके इस्तेमाल से वो एक ऐसा ब्रह्मांड बना सकता है जिसमें वो खुद सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्लान को अंजाम दे, भविष्य का मसीहा बेन टेनिसन अपने पार्टनर रुक के साथ वहां आता है और अपने सभी ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करके वो मेल्ट्रुएंट को हरा देता है। मेल्ट्रुएंट के टुकड़े ब्रह्मांड के कोने कोने में बिखर जाते हैं, जिससे वो एक टाइम लूप में फंस जाता है जिसमें वो बार बार बेन टेनिसन के हाथों हारता ही रहेगा। मेल्ट्रुएंट के जाने के बाद बेन और रुक को इस सृष्टि की रचना देखने का मौका मिलता है और यही से जन्म होता है इस प्राइम यूनिवर्स का। इस नए रचे हुए ब्रह्मांड में स्लाइमबियोट्स नामक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को छोड़ा जाता है। आने वाले कई 100 दशकों तक इनका काम होगा डीएनए को खोजना, फैलाना, मिलाना और जमा करना। आज के कई सारे स्पीशीज के निर्माता भी यही है। ब्रह्मांड की रचना के कुछ सालों बाद एक छोटे से प्लैनेट पर एक जीनियस का जन्म हुआ। एज़मथ, एक गैल्वन प्रजाति का शख्स। अपने बेशुमार ज्ञान को बढ़ाने की चाहत में एज़मथ अपनी दोस्त जेनेथ के साथ मिलकर प्राइमस नाम के एक कृत्रिम ग्रह का आविष्कार करता है। अपनी काबिलियत का जुनून सवार एज़मथ ने एक बहुत ही ताकतवर हथियार बनाना चाहा। एक सॉलिटरी अलाइनमेंट से प्रोत्साहित होकर एज़मथ ने एस्कलोन नामक एक तलवार का आविष्कार किया। एस्कलोन में इतनी ज्यादा शक्ति थी कि उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन हो, लेकिन इस वजह से एज़मथ और जेनेथ के बीच दूरियां बढ़ गई। इस बात का फायदा उठाते हुए एक इनकर्जन वॉरियर ने उस तलवार को चुरा लिया ताकि वो अपने प्लैनेट पर हो रहे वर्ल्ड वॉर को रोक सके, लेकिन बहुत ज्यादा ताकत होने की वजह से इनकर्जन प्लैनेट तबाह हो गया। एज़मथ ने खुद को दोषी ठहराया। तलवार वापस मिलने के बाद एज़मथ को अब भी लगता था कि इस तलवार का आविष्कार अवैध नहीं है, और इस बात को साबित करने के लिए एज़मथ एक छोटे से पिछड़े प्लैनेट पर आ गया, पृथ्वी पर। सन 1131, मध्यकालीन युग। जॉर्जियस एक रोमन योद्धा थे जिन्हें अमर होने का श्राप था। वो लड़ रहे थे एक क्रॉस डिमेंशनल जीव के साथ जिसका नाम था डैगन, और उसके साथ ही उसकी पूरी लकुब्रा की बड़ी आर्मी। इस युद्ध को खत्म करने के लिए एज़मथ अपनी तलवार सर जॉर्जियस को ऑफर करता है। सर जॉर्जियस एज़मथ की तलवार को स्वीकारता है। डैगन और सर जॉर्ज के बीच में घमासान युद्ध होता है और अंत में जॉर्ज डैगन के दिल को बाहर निकालते हैं और उस दिल को एस्कलोन के साथ ही छुपा देते हैं। डैगन का दिल उसकी शक्ति का मूल था, लेकिन अब दिल ना होने की वजह से जॉर्ज ने डैगन को एक सील के जरिए कैद कर दिया और इंसानियत को डैगन के कहर से आज़ादी दिला दी। उसके बाद सर जॉर्ज ने फॉरएवर नाइट्स की स्थापना की और पृथ्वी को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल खतरों से बचाने का वादा किया। एज़मथ ने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की। वो एक ऐसा आविष्कार करने लगा जो शांति को दर्शाए, इस उम्मीद में कि उसका खोया हुआ प्यार उसे एक दिन वापस मिल जाएगा। एज़मथ ने लोगों से बात करना बंद कर दिया और ज़ीनॉन नामक एक जगह पे अकेले रहने लगा और ओमनिट्रिक्स नामक एक यंत्र पे काम करने लगा जो कि उसके यूजर को अलग अलग प्रजाति के एलियंस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कई सालों तक एज़मथ अपने इस यंत्र की खोज में लगा रहा। सन 1770 में जॉर्ज वॉशिंगटन एक खुफिया दल का हिस्सा थे जिनका काम था दुनिया को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल खतरों से बचाना। भटका हुआ मेल्ट्रुएंट वहां आ पहुंचता है और विलगैक्स नामक एक मुसाफिर से मदद लेता है। विलगैक्स मेल्ट्रुएंट के शिप को रिपेयर करने में उसकी मदद करता है और बदले में मेल्ट्रुएंट विलगैक्स को एक क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब देता है।
इन दोनों की मुलाकात बेन और रुक से होती है, जो फिर से टाइम ट्रैवल करके यहाँ आए हैं। बेन और रुक जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ मिलकर विलगैक्स और मेल्ट्रोइड का मुकाबला करते हैं, लेकिन बेन को इस तरह अलग अलग प्रजाति में बदलता देख विलगैक्स को भी ऐसी शक्ति पाने की इच्छा होती है। बेन ने अनजाने में ही अब अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है। वॉशिंगटन विलगैक्स के शिप के एंकर को काट देते हैं और इसी वजह से जॉर्ज वॉशिंगटन के चेरी के पेड़ को काटने की कहानी मशहूर हो जाती है और इस दुनिया का सबसे पहला एलियन एनकाउंटर भी इसी हादसे पर आधारित है। जॉर्ज वॉशिंगटन का दल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस पर अब खास ध्यान देने लगा। इस दल को प्लमर्स का नाम दिया गया। उन्होंने माउंट रशमोर में ही इन चेहरों के पीछे एक सीक्रेट हेडक्वार्टर्स भी बनाया। सन 1952 में एक अनजान साइंटिस्ट बेलवुड के बाहर एक अनजान जगह पे एक ऐसी मशीन बना रहा था जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल करके स्पेस और टाइम में घूम सके, लेकिन मशीन में गड़बड़ी होने के कारण वो साइंटिस्ट और उसका असिस्टेंट उसमें खींच लिए जाते हैं और गायब हो जाते हैं। सन 1962 में एयरफोर्स पायलट और एस्ट्रोनॉट मैक्स टेनिसन वर्डोना नामक एक एलियन की जान बचाते हैं। उसके बाद मैक्स और वर्डोना अपना एक परिवार बसा लेते हैं। एक एलियन पुलिस ऑफिसर मैजिस्टर लैब्रिड ने मैक्स को उनके दल में शामिल होने का न्योता दिया और इस तरह से इंटरगैलेक्टिक पुलिस फोर्स और प्लमर्स एक हो गए। पूरी गैलेक्सी के पुलिस ऑफिसर्स को अब ऑफिशियली प्लमर्स कहा गया। मैक्स ने कई सारे पार्टनर्स के साथ काम किया, लेकिन एक मिशन के दौरान एक ऑस्मोसियन पार्टनर डेविन लेविन ने मैक्स को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और मरते वक्त मैक्स को अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए कहा। डेविन के बेटे का नाम केविन लेविन है, जिसमें शक्ति होती है कि वो किसी भी एनर्जी या डीएनए को सोख सकता है। केविन को अपनी शक्तियों को संभालने में काफी दिक्कत होती है और गलती से वो अपने घर को तबाह कर देता है। डर के मारे केविन भागकर न्यूयॉर्क आ जाता है। कुछ साल बीत जाते हैं और एज़मथ ने अब अपना ओमनिट्रिक्स का प्रोटोटाइप वर्जन बना लिया है। एज़मथ ज़ाइलिन को एक जिम्मेदारी देते हैं कि वो ओमनिट्रिक्स को उस वक्त के सबसे बेस्ट प्लमर मैक्स टेनिसन को पहुंचा दे, लेकिन ओमनिट्रिक्स के अस्तित्व की अफवाहें पूरे यूनिवर्स में फैल गई थी और यही अफवाह विलगैक्स के कानों तक भी पहुंच जाती है। कई साल पहले विलगैक्स ने जिस ताकत को देखा था, अब उसे उस ताकत को पाने का जरिया मिल चुका है। विलगैक्स ज़ाइलिन की शिप पे हमला करता है ताकि वह ओमनिट्रिक्स उससे छीन सके। इस अटैक की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की वजह से विलगैक्स बुरी तरह घायल हो जाता है। ज़ाइलिन ओमनिट्रिक्स को एक पॉड में भर के मैक्स की ओर भेज देती है, लेकिन वो खुद आर्कटिक के बर्फीले इलाके में गिर जाती है। यहाँ बेलवुड में मैक्स टेनिसन अब रिटायर हो चुके हैं। वो अपने पोता पोती को एक समर ट्रिप पे ले जा रहे हैं, यानी 10 साल का बेन टेनिसन और उसकी कजिन ग्वेन टेनिसन। वो तीनों कैलिफोर्निया के योसेमिटी पार्क में कैंप करते हैं। तभी वहाँ पर भविष्य की अनजान शक्तियाँ, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे, वो कुछ ऐसी स्थितियां खड़ी करती है जिससे बेन का रास्ता ओमनिट्रिक्स से टकरा जाता है। ओमनिट्रिक्स तुरंत बेन की कलाई पर अटैच हो जाता है और यहाँ से बेन 10 नामक एक सुपर हीरो का जन्म होता है। मैक्स ने अब तक अपने पोतों को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं बताया है, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके वो बेन को उसकी ताकत सीखने में गाइड करते हैं। ये तीनों पूरे समर में अलग अलग स्टेट्स में घूमते रहते हैं और वहाँ के बुरे लोगों को पकड़वाते हैं। इसी दौरान वो न्यूयॉर्क आ पहुंचते हैं और यहाँ उनकी मुलाकात होती है केविन से। केविन अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके ओमनिट्रिक्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन बेन से हारने के बाद केविन वहाँ से भाग जाता है और सबसे छुपकर अपनी नई शक्तियों की तालीम करता रहता है। कुछ दिनों बाद बेन को डरावने सपने आने लगते हैं कि कोई तो है जो उस पर नजर रख रहा है और उसे मारने के लिए किराए के सिपाही और ड्रोन्स भेज रहा है। यहाँ दूसरी तरफ विलगैक्स अपने जख्मों से पूरी तरह उभर चुका है और अब उसके पास और भी मजबूत साइबरनेटिक बॉडी है। विलगैक्स फौरन पृथ्वी की ओर बढ़ता है ताकि वो ओमनिट्रिक्स को पा सके। विलगैक्स बेन को पकड़कर अपनी शिप में ले जाता है। तब मैक्स अपने प्लमर होने की असलियत ग्वेन को बताता है। वो दोनों फौरन जाते हैं माउंट रशमोर में, जहाँ प्लमर्स का पुराना हेडक्वार्टर है। यहाँ दूसरी तरफ विलगैक्स ओमनिट्रिक्स को बेन से अलग करने की नाकाम कोशिश करता रहता है और ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन के आने के बाद ये तीनों मिलकर विलगैक्स को हरा देते हैं। ग्रैंडपा मैक्स अपने भूतकाल के बारे में सब कुछ अपने पोतों को बता देते हैं और तीनों की टीम और भी मजबूत होती है। जैसे जैसे समर वेकेशंस आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये तीनों अपनी काबिलियत को बढ़ाते हैं। मैक्स रिटायरमेंट से बाहर आते हैं और फिर एक बार प्लमर बन जाते हैं। ग्वेन जादूगरी और तंत्र सीखने लगती है। अपनी एक दुश्मन से चुराई हुई जादुई किताब से वो शक्ति पाती है और बेन को पता लगता है कि ओमनिट्रिक्स में दरअसल 10 से भी ज्यादा एलियंस है। विलगैक्स केविन के साथ हाथ मिला लेता है। केविन ओमनिट्रिक्स के डीएनए की वजह से अब पूरी तरह म्यूटेट हो चुका है, लेकिन उसी वक्त गलती से बेन ओमनिट्रिक्स के मास्टर कंट्रोल को अनलॉक कर देता है। मैक्स इन दोनों को नल वॉइड में कैद कर देता है। नल वॉइड एक ऐसी जगह है जहां पर गैलेक्सी के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता है और इस सब की वजह से बेन का मास्टर कंट्रोल फिर एक बार लॉक हो जाता है।
ग्रैंडपा मैक्स के 60वें जन्मदिन पर बेन और ग्वेन को 20 साल भविष्य में लाया जाता है। इन्हें यहाँ पर ग्वेंडोलिन लेकर आई है, जो कि ग्वेन का ही भविष्य का रूप है और इसने मैजिक और मार्शल आर्ट्स में मास्टरी की है। बेन खुद के भविष्य के रूप से भी मिलता है और पाता है कि वो भविष्य में बहुत ज्यादा खड़ूस और गुस्सैल बन चुका है। बेन कसम खाता है कि वो फ्यूचर में इस तरह कभी नहीं बनेगा और भविष्य के विलगैक्स को हराने के बाद बेन और ग्वेन अपने टाइमलाइन में वापस चले आते हैं। ज़ाइलिन बर्फीले इलाके से निकलकर इन तीनों से मिलती है और बताती है कि ओमनिट्रिक्स दरअसल मैक्स के लिए भेजा गया था, बेन के लिए नहीं। लेकिन मैक्स के कहने पर बेन को ओमनिट्रिक्स रखने की इजाजत मिल जाती है। इसी दौरान बेन गलती से एक और बार अपने भविष्य में पहुंच जाता है, इस बार सिर्फ 6 साल आगे, और मिलता है 16 साल के बेन टेनिसन से। दोनों बेन मिलकर वहां अल्टीमेट एग्रेगोर को हरा देते हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। बेन को अपने ओरिजिनल टाइम में वापस भेजा जाता है और उसे लगता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। जब समर वेकेशन खत्म होने वाले होते हैं तब बेन गलती से अपने एक दुश्मन डॉक्टर एनिमो से लड़ते वक्त ओमनिट्रिक्स के सेल्फ डिस्ट्रक्ट काउंटडाउन को शुरू कर देता है। टेट्रैक्स नामक एक बागी योद्धा बेन को अंतरिक्ष में ले जाता है ताकि वो ओमनिट्रिक्स को बनाने वाले को ढूंढकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट काउंटडाउन और उससे होने वाली तबाही को रोक सके। विलगैक्स नल वॉइड से बाहर निकल जाता है और फिर एक बार ओमनिट्रिक्स को पाने की कोशिश करने लगता है। बेन की मुलाकात फाइनली एज़मथ से हो जाती है। एज़मथ ओमनिट्रिक्स के सेल्फ डिस्ट्रक्ट काउंटडाउन को ठीक करने से मना कर देता है, लेकिन फिर भी बेन अपने आखिरी दम तक बिना ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल किए विलगैक्स और उसकी आर्मी से लड़ता रहता है। बेन के इस जज्बे को देखकर एज़मथ को उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आती है और वो ओमनिट्रिक्स को ठीक कर बेन को एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली एलियन अनलॉक करके देता है। एज़मथ ने भले बेन को मास्टर कंट्रोल ना दिया हो, लेकिन उसके बाद से एज़मथ बेन पर कड़ी नजर रखता है। पृथ्वी पर हाइब्रिड नामक एक एलियन प्रजाति एक खुफिया प्लान की तैयारी करते हैं, जिसे अंजाम देते ही वो पूरे यूनिवर्स के जीव को खत्म कर सकते हैं। समर वेकेशंस खत्म हो जाने के बाद बेन और ग्वेन अपने स्कूल वापस चले जाते हैं। तभी वहां पर आते हैं एज़मथ के पिता, जिन्हें गलतफहमी हुई है कि बेन ने एज़मथ को मार डाला है और वेलवुड के बीचों बीच हो रही टोकू स्टार लड़ाई की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में तबाही होती है। उस शहर में रहने वाले कई मासूम एलियंस इस तबाही के बाद जमीन के नीचे अपनी एक बस्ती बसा लेते हैं और आगे चलकर यही बस्ती एक अंडरटाउन शहर बनने वाला है। 1 साल बीत जाता है और बेन एक नया एलियन फीडबैक को अनलॉक करता है और बहुत जल्द ही फीडबैक उसका सबसे चहीता एलियन बन जाता है। यहाँ दूसरी तरफ केविन नल वॉइड में एक प्लम्बर ऑपरेटर जेल में है। यहाँ उसकी मुलाकात क्वारल नाम के एक एलियन से होती है। क्वारल उसे अपने गुस्से को काबू में करना सिखाता है। वो उसे बताता है कि एक ऑस्मोसियन जितनी ज्यादा पावर अब्सॉर्ब करेगा उतना ही बेकाबू होता जाएगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए केविन अब धातुओं को अब्सॉर्ब करने लगता है। क्वारल अपनी जान की बाजी लगाकर केविन को उस जेल से बाहर निकालता है। केविन जेल से तो बाहर निकल गया है, लेकिन अब भी नल वॉइड में फंसा हुआ है। तब केविन की मुलाकात होती है प्रॉक्टर सवांटिस से, जो रूटर्स नाम के एक दल का लीडर होता है। सवांटिस एक संकी साइंटिस्ट है जो बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करता है। वो एक आर्मी बनाना चाहता है जिससे वो सो कॉल्ड आने वाले खतरे को रोक सके। जब उसे केविन मिला तब उसे लगा कि उसे अपने सपने की चाबी मिल गई है और केविन की ताकत का इस्तेमाल करके उसने खुद पर और कई बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके एक रूटर्स नाम की आर्मी बनाई। कड़ी ट्रेनिंग के बाद रूटर्स को पृथ्वी पर भेजा गया ताकि वो बेन टेनिसन को मार सके, लेकिन वो सारे रूटर्स बेन को मारने में नाकाम रहते हैं। इस बात से अपसेट होकर वो केविन की और बाकी रूटर्स की यादें मिटा देता है और नल वॉइड में उन्हें खुला छोड़ देता है। केविन और उसका नया दोस्त आर्जिट नल वॉइड में घूमते रहते हैं और काफी देर तक भटकने के बाद वो दोनों उस जगह से बाहर निकलते हैं और अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। यहाँ गैल्वन प्राइम पर एज़मथ अपने घर वापस आ चुका है। एज़मथ ने गैल्वेनिक मेकामॉर्फ नामक एक प्रजाति भी बनाई थी जो गैल्वन बी पर रहती है, लेकिन इनमें से एक मेकामॉर्फ बनाते वक्त उसका डेटा करप्ट हो गया था। उसका नाम था मैलवेयर। एज़मथ उसे ठीक करने की कोशिश में लगा रहता था, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाया। गुस्से में आकर मैलवेयर ने खुद को ठीक करने की कोशिश की। उसने एल्बिडो को किडनैप किया, जो कि एज़मथ का असिस्टेंट था, और उसे खुद को ठीक करने के लिए कहा, लेकिन ठीक होने के बजाय वो और भी ज्यादा म्यूटेट हो गया। मैलवेयर फिर सोचता है कि वो ओमनिट्रिक्स को अब्सॉर्ब करके उसकी पावर से खुद को ठीक करेगा। वो ओमनिट्रिक्स से एक इनकम्प्लीट ब्लूप्रिंट को चुरा लेता है और ओमनिट्रिक्स की एक डुप्लीकेट बनाने में लग जाता है, जिसमें वो मदद लेता है डॉक्टर साइकोबोस की। वो दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें उनके ओमनिट्रिक्स के लिए अब डीएनए सैंपल की जरूरत पड़ने वाली है, और इसमें वो मदद लेते हैं खाइबर की, ताकि वो बेन के एलियंस के कृत्रिम शिकारियों का डीएनए ढूंढ सके। मैलवेयर फिर एक बार टेनिसन से भिड़ता है और इस लड़ाई में वो बेन के ओमनिट्रिक्स से फीडबैक को बाहर खींच लेता है। इस वजह से बेन अब फीडबैक में नहीं बदल सकता। मैलवेयर, डॉक्टर साइकोबोस और खाइबर अगले 5 साल डीएनए सैंपल्स जमा करने में व्यस्त हो जाते हैं। फीडबैक के सदमे से बेन उभर नहीं पाता है और बेन ओमनिट्रिक्स को उतार देता है। 4 साल बाद अब बेन 15 साल का हो चुका है और एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है।
स्पोर्ट्स खेल रहा है और स्मूदीज पी रहा है। ग्रैंडपा मैक्स के अचानक लापता हो जाने के बाद बेन दोबारा ओमनिट्रिक्स पहन लेता है। अपनी कजिन ग्वेन और मैजिस्टर लैब्रेड के साथ मिलकर वो ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। 4 सालों तक ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल ना होने की वजह से ओमनिट्रिक्स रिकैलिब्रेट हो जाता है। बेन के ओरिजिनल 10 ट्रांसफॉर्मेशंस लॉक हो जाते हैं, पर बदले में उसे 10 नए ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाते हैं। इन तीनों का सामना केविन लेविन से होता है, जो कि अब 16 साल का हो गया है। जब केविन फॉरएवर नाइट्स से हथियारों की डील कर रहा था, तब वहां पर डीएन एलियंस आते हैं, जो कि हाइब्रिड की फौज के सिपाही है। इस लड़ाई के दौरान मैजिस्टर लैब्रेड अपनी जान गंवा बैठते हैं। मैजिस्टर लैब्रेड की इस कुर्बानी से प्रेरित होकर केविन दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। उस वक्त बेन को उसका सो कॉल्ड सपना याद आता है, जिसमें वो और केविन दोस्त थे। इसलिए बेन केविन की दोस्ती को स्वीकारता है और ये दोस्ती एलियन फोर्स के इस आइकॉनिक ट्रियो को जन्म देती है। अपनी नई शक्तियों के साथ ये तीनों और प्लम्बर बच्चों को साथ लाना शुरू करते हैं। कई लोग अच्छे होते हैं, कई लोग बुरे और कईयों का कुछ कह नहीं सकते। कुछ दिनों बाद इन्हें पता चलता है कि ग्रैंडपा मैक्स जिंदा है। वो अंडरग्राउंड रहकर हाइब्रिड के सीक्रेट प्लान का पता लगा रहे हैं, लेकिन एक बार एक हाइब्रिड से लड़ते वक्त उन्हें मजबूरन एक अनस्टेबल नल वॉइड प्रोजेक्टर को एक बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि वो हाइब्रिड जनरल को मार सके। ग्रैंडपा मैक्स की इस कुर्बानी के बाद हाइब्रिड इन्वेजन को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उस बीच ग्वेन को पता चलता है कि उसे उसकी ताकत उसकी ग्रैंडमा की वजह से मिली है। उसके बाद ये तीनों की मुलाकात प्रोफेसर पैराडॉक्स से होती है। सब सोचते थे कि उस टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट के बाद प्रोफेसर पैराडॉक्स की मौत हो चुकी है, लेकिन दरअसल प्रोफेसर ने टाइम और स्पेस में घूमना सीख लिया है। और उससे भी बड़ी बात, बेन ने अपना सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन एलियन एक्स को भी अनलॉक कर लिया है, लेकिन इस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां भी है। कुछ दिनों बाद नल वॉइड से एक डिस्ट्रेस कॉल आता है। नल वॉइड में बेन देखता है कि ग्रैंडपा मैक्स फिर एक बार मौत के शिकंजे से बच गए हैं। उस नल वॉइड बॉम्ब ने उन्हें मारा नहीं, बल्कि यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया। यहाँ वो डिवॉइड से लड़ रहे हैं, जो कि डॉक्टर एनिमो का ही तानाशाही व्यक्तित्व है। बेन डिवॉइड को हरा देता है, लेकिन ग्रैंडपा वापस आने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनका काम नल वॉइड में अब तक पूरा नहीं हुआ है। बेन अब एक इंडिपेंडेंट लीडर है, किसी के बोझ की वजह से नहीं, पर अपनी मर्जी से। और अब बेन जंग की तैयारी करता है। इस जंग की शुरुआत होती है गैल्वन प्राइम की तबाही के साथ, लेकिन प्रोफेसर पैराडॉक्स वहां से एज़मथ को बचा लेते हैं। बेन फाइनली अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करता है, ताकि वो हाइब्रिड को पूरी दुनिया के जीवों को खत्म करने से रोक सके। एज़मथ चाहता था कि बेन इस जंग का हिस्सा ना बने, क्योंकि ओमनिट्रिक्स को खोना बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है, लेकिन बेन ने उनकी एक नहीं सुनी और मजबूरन एज़मथ को ओमनिट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल अनलॉक करना पड़ा। यानी ओमनिट्रिक्स की पूरी ताकत अब बेन के पास है। डीएन एलियन से लड़ते हुए बेन किसी तरह हाइब्रिड कंट्रोल टावर के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि असली हाइब्रिड काउंसिल किसी और प्लैनेट पर है। तभी ग्रैंडपा अपनी टीम के साथ उस जंग में शामिल हो जाते हैं। बेन पहुंच जाता है सुप्रीम काउंसिल के पास। वहां उसे पता चलता है कि हाइब्रिड की प्रजाति दरअसल विलुप्त होने वाली है, इसलिए वो अपने साथ साथ सभी जीवों को भी विलुप्त करना चाहते हैं। लेकिन तभी बेन ओमनिट्रिक्स के जेनेटिक डैमेज रिपेयर फंक्शन का इस्तेमाल करके सभी हाइब्रिड के टॉक्सिक जेनेटिक्स को ठीक कर देता है। हाइब्रिड को एक दूसरा मौका मिलता है अपनी जिंदगी जीने का। इस जंग के खत्म होने की वजह से पूरे ब्रह्मांड में सब बेन को गैलेक्टिक हीरो के नाम से जानने लगे। ग्रैंडपा इस नई टीम की ट्रेनिंग जारी रखते हैं और एज़मथ मास्टर कंट्रोल को बंद करके बेन को गुड बाय कह देता है। बेन के इस नए हीरोइक स्टेटस की वजह से उसके अंदर थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। कुछ महीनों बाद पृथ्वी पर विल्गैक्स आता है अपने चेले साइफन के साथ। विल्गैक्स पृथ्वी पर कॉन्करर चैलेंज अर्ज करता है, जो कि एक गैलेक्टिकली इन्फोर्स्ड कानून है। इसके मुताबिक अगर कोई प्लैनेट के सबसे ताकतवर हीरो को हरा देगा तो वो प्लैनेट उसका हो जाएगा। इस कानून की मदद से विल्गैक्स ने और भी 10 प्लैनेट पर कब्जा जमाया है, जिसमें उसका खुद का होम प्लैनेट विल्गैक्सिया भी शामिल है। उसके प्लैनेट पर विल्गैक्स एक सम्माननीय योद्धा है। 10 दुनिया को जीतने के बाद विल्गैक्स की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इसलिए उसे हराने के लिए केविन और बेन ओमनिट्रिक्स को हैक करने की कोशिश करते हैं। एज़मथ बेन को चेतावनी देते हैं कि ओमनिट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ ना करे, लेकिन वो एज़मथ को नजरअंदाज करते हैं। उनके एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी होती है और ओमनिट्रिक्स के कुछ एलियंस वॉच से बाहर छूट जाते हैं और साथ ही में केविन भी दूसरी बार म्यूटेट हो जाता है। वो सब एलियंस को दोबारा समेट लेते हैं, लेकिन ओमनिट्रिक्स अभी भी बिगड़ा हुआ है। चैलेंज शुरू होता है और बेन विल्गैक्स को कड़ी टक्कर देता है। विल्गैक्स अपनी तलवार से बेन के क्रोमास्टोन ट्रांसफॉर्मेशन के टुकड़े कर देता है, लेकिन अचानक वो टुकड़े जुड़ जाते हैं और बेन फौरन डायमंड हेड का रूप ले लेता है, जो कि उसके ओरिजिनल 10 एलियंस में से एक है, और वो विल्गैक्स को हरा देता है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, वैसे ये तीनों केविन को ठीक करने का इलाज ढूंढते रहते हैं। विल्गैक्स अपनी हार का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो टीम अप करता है एज़मथ के एक्स असिस्टेंट एल्बिडो के साथ। ओमनिट्रिक्स का डुप्लीकेट बनाने की नाकाम कोशिश करने के बाद एल्बिडो जेनेटिकली बेन के विकृत अवतार में फंस चुका है।
दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ओमनिट्रिक्स को पाने का प्लान बनाते हैं। एल्बिडो ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करके गैल्वन फॉर्म में वापस आएगा और विलगैक्स दुनिया पर राज करेगा। एल्बिडो अजमत से ओमनिट्रिक्स का कोर चुरा लेता है और अपनी एक वॉच अल्टीमेट्रिक्स बना लेता है। अल्टीमेट्रिक्स के जरिए वो न सिर्फ किसी एलियन में बदल सकता है, लेकिन उन एलियंस को उनके सबसे भयानक रूप में भी ला सकता है। विलगैक्स और एल्बिडो ग्वेन और केविन को किडनैप कर लेते हैं और इनकी जान के बदले ओमनिट्रिक्स की मांग करते हैं। बेन को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है। विलगैक्स ओमनिट्रिक्स को अपने पास रखता है और अपनी बायोइड आर्मी से ओमनिट्रिक्स एलियंस की सेना बनाता है। विलगैक्स एल्बिडो को धोखा देकर उसे कैद कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि विलगैक्स अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे, बेन ओमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड शुरू कर देता है। अब अगर विलगैक्स ने ओमनिट्रिक्स बेन को वापस नहीं लौटाया तो 30 सेकंड में वो फट जाएगा। विलगैक्स को लगा कि ये बेन की कोई चाल है, लेकिन ओमनिट्रिक्स वाकई में फट जाता है। बेन एल्बिडो से उसका अल्टीमेट्रिक्स ले लेता है, जिससे अब वो दोबारा एलियंस में बदल सकता है और अब तो अल्टीमेट एलियंस में भी बदल सकता है। इनकी लड़ाई के दौरान विलगैक्स का शिप महासागर में गिर जाता है और विलगैक्स अपने असली रूप में आ जाता है, लेकिन फिर भी बेन अल्टीमेट स्वॉर्म फायर की मदद से उसे हरा देता है। ओमनिट्रिक्स की तबाही के बाद केविन भी ठीक हो जाता है, क्योंकि वो ओमनिट्रिक्स की ही फ्रीक्वेंसी थी जो केविन को उस म्यूटेटेड रूप में रख रही थी। अपनी नई शक्तियों के साथ इन तीनों का सफर आगे बढ़ता है। ऑस्मोसियंस के होम प्लैनेट ऑस्मोस 5 पर एग्रेगोर नामक एक तानाशाह 5 एलियंस की ताकत को सोखना चाहता है और उनकी ताकत की मदद से वो मैप ऑफ इन्फिनिटी के टुकड़ों को खोजना चाहता है। एग्रेगोर उन 5 एलियंस को बंदी बनाकर अपने प्लैनेट पर ले जा रहा है, जहां वो उनकी ताकत को सोखेगा, लेकिन वो 5 कैदी उस शिप से भाग निकलते हैं और पृथ्वी पर पहुंचकर अलग अलग रास्ते निकल पड़ते हैं। यहाँ दूसरी तरफ विलगैक्स समंदर के किनारे पे आ जाता है। पिछली लड़ाई के बाद विलगैक्स काफी कमजोर हो चुका है, इतना कि वो अब अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ पा रहा। वहाँ के लोग विलगैक्स को एक कार्निवल वाले को बेच देते हैं, जहाँ पर वो फ्लेम कीपर सर्कल के एक मेंबर की नजर में आता है। इस ग्रुप को कॉन्डुइट एडवर्ड्स चलाता है। फ्लेम कीपर सर्कल एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सीक्रेटली वो डैगन नाम के एक प्राचीन जीव को पूजते हैं। उन्हें लगता है कि इंसानी नस्ल एलियंस की रचना है और एक दिन डैगन मसीहा बन के वापस आएगा और सबका भला करेगा। अब इत्तेफाक से विलगैक्स काफी हद तक डैगन जैसा दिखता है। फ्लेम कीपर सर्कल के मेंबर्स को एसोटेरिका कहा जाता है। ये लोग डायमेंशंस के बीच में अपनी मर्जी से घूम सकते हैं। विलगैक्स उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि वही डैगन है। एसोटेरिकास विलगैक्स को डैगन समझकर ले जाते हैं और उसका इलाज करने लगते हैं। अपने हीरोज की जिंदगी अच्छी चल रही है कि तभी बेन की सीक्रेट पहचान इंटरनेट पर लीक हो जाती है। इस वजह से उसे बहुत ज्यादा अनचाहा अटेंशन और स्टारडम मिलता है। इन तीनों को पता चलता है कि उसकी आइडेंटिटी इंटरनेट पर लीक करने वाला एक छोटा सा बच्चा है, जिसका नाम है जिमी जोन्स। जिमी उन्हें एक ऐसी एलियन की जानकारी देता है जो फ्लोरिडा में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का सामान इकट्ठा कर रहा है। केविन सबको अपना नया स्पेसशिप दिखाता है, द रस्ट बकेट 3। वो एलियन और कोई नहीं बल्कि एग्रेगोर के 5 कैदी में से एक होता है। वो लोग उन सारे एलियंस को घर भेजने का प्रबंध करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एग्रेगोर किसी तरह 5 एलियंस को फिर से पकड़ लेता है और उनकी शक्ति सोख लेता है, जिससे वो बनता है अल्टीमेट एग्रेगोर। अल्टीमेट एग्रेगोर से लड़ाई के दौरान ग्रैंडपा मैक्स बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और वो गैल्वन मार्क 2 पर रिकवर होने चले जाते हैं। पैराडॉक्स सबको बताता है कि मैप ऑफ इन्फिनिटी के टुकड़ों को उसने छुपाया है, लेकिन सबके लाख कोशिशों के बावजूद एग्रेगोर मैप ऑफ इन्फिनिटी के चारों टुकड़ों को ढूंढ लेता है। इस वजह से उसे फोर्ज ऑफ क्रिएशन में पहुंचने का रास्ता मिलता है। ये वो जगह है जहां पर सेलेस्टियल सेपियंस यानी एलियन एक्स जन्म लेते हैं। पैराडॉक्स उन्हें फोर्ज के एंट्रेंस पर ले आता है और यहाँ एक क्रोनो रैंडमाइजेशन बैरियर की वजह से बेन गलती से 10 साल के बेन को खींच लेता है। वो 2 बेन, ग्वेन और केविन अल्टीमेट एग्रेगोर से लड़ते हैं। अल्टीमेट एग्रेगोर वहाँ बेबी एलियन एक्स को सोखने आया है। बेबी एलियन एक्स के पास वो चुनौतियां नहीं होती जो एक एडल्ट एलियन एक्स के पास होती है, लेकिन इससे पहले कि एग्रेगोर सफल होता, केविन बेन के अल्टीमेट्रिक्स को सोख लेता है और बन जाता है अल्टीमेट केविन, और साथ ही में वो एग्रेगोर की भी ताकत को सोख लेता है। इतनी सारी पावर की वजह से केविन का मानसिक संतुलन हिल जाता है और वो वहां से चला जाता है। पैराडॉक्स छोटे बेन को उसके टाइम में वापस ले जाता है। छोटे बेन को लगता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन धुंधली यादों में उसे याद रहा कि वो और केविन दोस्त थे। केविन के इस पागलपन की वजह से बेन और ग्वेन में बहस छिड़ जाती है। ग्वेन का कहना है कि केविन बदल चुका है और उसे अभी भी ठीक किया जा सकता है। बेन इस बात से सहमत नहीं होता। बेन कहता है कि केविन पागल हो चुका है और अगर उसे नहीं मारा तो वो कई मासूम लोग अपनी जान गंवाएंगे। यहाँ अल्टीमेट केविन को ताकत की भूख लगी है। वो अपने कई पुराने दोस्त और दुश्मनों पे हमला करता है, जिसमें मैक्स फोर्स और नल वॉइड के जेल का वार्डन भी शामिल है। यहाँ दूसरी तरफ डार्क स्टार और कूपर डैनियल्स की मदद से वो केविन को रोकने की कोशिश करते हैं। ग्वेन उसे प्यार से समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब रहती है। बेन और केविन में बहुत कड़ा मुकाबला होता है।
डार्कसाइड और कूपर केविन को ठीक करने के लिए एक डिवाइस बनाते हैं। इसमें वो इस्तेमाल करते हैं डोमिनस लिब्रियम का, जो कि एक प्राचीन एलियन एनर्जी कंडक्टिंग आर्टिफैक्ट है। केविन के ठीक होने के बाद तीनों दोस्त फिर से एक होते हैं और ग्रैंडपा मैक्स भी पूरी तरह ठीक होकर वापस आ जाते हैं। फॉरएवर नाइट्स एलियन आर्टिफैक्ट्स को ढूंढते हुए एक सील के पास पहुंच जाते हैं। सील पर बने हुए उनके निशान की वजह से उन्हें लगता है कि ये एक हथियारों की तिजोरी है। वो उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सील बहुत ज्यादा मजबूत होती है। इस कोशिश में उस सील में से एक जीव बाहर आता है और बेलवुड में तबाही मचाने लगता है। बेन और उसके दोस्त फॉरएवर नाइट्स के साथ मिलकर उस जीव को ढूंढते हैं। वो जीव ग्वेन के दिमाग में अपना एक अंश छोड़ देता है और अपने वश में कर लेता है। बेन उस जीव को हरा देता है और ग्वेन को बचा लेता है। ग्वेन बताती है कि उस जीव का नाम लकूबरा था, जो कि डैगन नाम के एक राक्षस का सिपाही है। ये सील दरअसल डैगन को हमारी दुनिया में आने से रोक रही है। सीनियर सेंटर के एक बूढ़े शख्स जॉर्ज को सील के साथ हुई छेड़खानी के बारे में पता चलता है। वो उस सील के पास पहुंचते हैं और सील को टूटा हुआ देखते हैं। वो जाते हैं एरिया 51 पे और उस पूरे बेस को एक पहाड़ी जगह पे टेलीपोर्ट करते हैं ताकि वो आगे होने वाले सभी काम वहाँ कर सके। इसी दौरान बेन की मुलाकात होती है अल्टीमेट बेन से, जो कि उसी के भविष्य का एक रूप है। बेन समझ जाता है कि जब भी वो अपने भविष्य के रूप से मिलेगा तब उसका भविष्य बदल जाएगा, लेकिन अभी के लिए बेन के इस फ्यूचर वर्जन के पास इंसानी रूप में रहकर ही सभी एलियंस को यूज करने की ताकत है। वो यहाँ पर इयॉन को रोकने आया है। इयॉन एक टाइम ट्रैवलर है जो अलग अलग मल्टीवर्सेस में घूमकर अलग अलग बेन टेनिसंस को मार रहा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि वो उन्हें मार नहीं रहा, बल्कि उन्हें अपने वश में कर अपनी सेना बना रहा है। बेन और उसके दोस्त इयॉन को हराने के लिए उनके यूनिवर्स के हैंड्स ऑफ आर्मागेडन को तबाह कर देते हैं। ये वो चीज है जो हर एक यूनिवर्स में मौजूद होती है। अल्टीमेट बेन अपने टाइम में वापस जाने से पहले प्रेजेंट बेन के अल्टीमेट्रिक्स में कुछ नए ट्रांसफॉर्मेशन डाल देता है और पैराडॉक्स बेन को चेतावनी देता है कि ओल्ड जॉर्ज से बचकर रहें। इस वक्त ओल्ड जॉर्ज ने एरिया 51 में मीटिंग रखी है, जिसमें फॉरएवर नाइट्स के सभी दलों के लीडर्स हैं। जॉर्ज उन्हें बताते हैं कि उनका असली मकसद है सभी एलियंस को मारना। वो नाइट्स को कई एडवांस हथियार, कवच और व्हीकल्स देते हैं। इस सब की वजह से पियर्स की मौत हो जाती है। बेन और उसके दोस्त बीच में आ जाते हैं और फॉरएवर नाइट्स को रोकते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। जॉर्ज का असली मकसद था एस्कलॉन को वापस हासिल करना। एस्कलॉन आज भी डैगन के दिल में खुपी हुई है और एक मंदिर में है जो बार बार टेलीपोर्ट होता रहता है। ग्वेन जॉर्ज के नोट्स और कैलकुलेशंस के जरिए मंदिर के अगले ठिकाने का पता लगाती है। मंदिर में पहुंचते ही जॉर्ज और बेन की मुलाकात होती है विलगैक्स से, जिसे यहाँ फ्लेम कीपर सर्कल लेकर आया है। उन्हें अभी तक लगता है कि विलगैक्स ही डैगन है और उसका दिल मिलते ही वो पृथ्वी पर शांति लाएगा। एसोटेरिकास और फॉरएवर नाइट्स में एक जंग शुरू होती है, लेकिन फिर भी किसी तरह विलगैक्स एस्कलॉन को पाने में कामयाब हो जाता है। तभी उसे उसके दिमाग में डैगन की आवाज सुनाई देती है। डैगन उसे कहता है कि अगर वो सील को पूरा तोड़ देगा तो वो उसे बदले में बेशुमार ताकत देगा। विलगैक्स फौरन उस सील के पास पहुंच जाता है। विलगैक्स उसे तोड़ नहीं पाता, पर वो खुद उस क्रैक में से अंदर खींचा जाता है और एस्कलॉन बाहर रह जाती है। ओल्ड जॉर्ज एस्कलॉन को उठाते हैं और फिर से ताकतवर बन जाते हैं। जॉर्ज कहते हैं कि डैगन को मारना उनका मकसद है और फिलहाल के लिए बेन और उसके दोस्त पीछे हट जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद बेन और उसके दोस्त एसोटेरिका के बेस पर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उन्हें पता चलता है कि वो सब डैगन की सील के पास जमा हुए हैं और वो लोग अभी कुछ भी करके सील को तोड़ने वाले हैं। फॉरएवर नाइट्स और एसोटेरिका के बीच जंग छिड़ जाती है। कॉन्डुइन एडवर्ड्स सर जॉर्जियस स्क्वायर को मार देते हैं और इसलिए सर जॉर्ज कॉन्डुइन एडवर्ड्स को मार देते हैं। मरते दम तक कॉन्डुइन एडवर्ड्स डैगन के साथ वफादार रहता है। अब बेन भी इस जंग का हिस्सा बन चुका है। बेन और जॉर्ज का सामना होता है विलगैक्स से। डैगन ने विलगैक्स को और भी शक्तिशाली बना दिया है ताकि वो सील को तोड़ सके। इस लड़ाई के दौरान सील और भी ज्यादा क्रैक हो जाती है। इस वजह से डैगन पूरी धरती पर अपनी ताकत छोड़ता है, जिससे पृथ्वी के हर एक इंसान एसोटेरिका बन जाते हैं। ग्वेन अपने शील्ड के जरिए बेन, केविन और जॉर्ज को बचा लेती है, लेकिन फिर भी सील अब तक पूरी तरह से नहीं टूटी है। लकूबरा के हादसे के वक्त ग्वेन के दिमाग में एक अंश छोड़ा गया था और इसी की मदद से डैगन ग्वेन को फिर से वश में कर लेता है और ग्वेन के जरिए सील को पूरी तरह तोड़ देता है। सील के टूटने के बाद डैगन आजाद हो जाता है। डैगन अपने विशालकाय रूप में उनके सामने आता है। सब लोग डैगन को हराने की पूरी कोशिश करते हैं। डैगन जॉर्ज को धूल बना देता है, यानी मार डालता है। जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती है तब विलगैक्स सामने आता है और अपने असली प्लान को अंजाम देता है।
वो वॉक्स पैनिकुलस के इस्तेमाल से डैगन की पावर को सोख लेता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने बाकी के 10 दुनियाओं के साथ किया था। डैगन की शक्ति से बने विल्गैक्स को हराने के लिए बेन एस्केलोन तलवार को उठा लेता है और जॉर्ज का अधूरा काम पूरा कर देता है। बेन विल्गैक्स से डैगन का पावर छीन लेता है। विल्गैक्स कहता है कि अब बेन के पास अल्टीमेट्रिक्स, एस्केलोन और डैगन की ताकत है, यानी वो किसी भगवान से कम नहीं है। विल्गैक्स बेन को अपनी ताकत से इस यूनिवर्स को अपने मर्जी के मुताबिक ढालने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन बेन इस ताकत को नहीं स्वीकारता और वो उस तलवार को एज़मथ को लौटा देता है। एज़मथ बेन की इस मैच्योरिटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे देता है एक नया इकलौता ओमनिट्रिक्स। एक दिन बेन और उसके दोस्त अपनी नॉर्मल जिंदगी में बुरे लोगों को पकड़ रहे थे कि तभी ग्वेन सबको बताती है कि वो एक स्कॉलरशिप के लिए दूसरे शहर जा रही है और केविन भी उसके साथ जा रहा है। अब बेन का साथ देने के लिए ग्रैंडपा मैक्स प्लमर एकेडमी से एक फ्रेशली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट रुक ब्लॉन्को को बुलाते हैं। बेन और रुक धीरे धीरे अच्छे पार्टनर्स बन जाते हैं। बेन और रुक को अंडरटाउन शहर के बारे में पता चलता है। 2007 के एलियन हादसे के बाद ये कॉलोनी अब शहर बन चुकी है। एक दिन उनके सामने कॉन्टिमेलिया नामक एक जहाज आता है। अफवाहों के मुताबिक इस जहाज में ब्रह्मांड को बनाने वाले क्रिएटर्स होते हैं। उनके पास अनाइलाग नामक यंत्र होता है जो यूनिवर्स को बना और मिटा सकता है। अनाइलाग को पाने के लिए हो रही लड़ाई के वक्त गलती से अनाइलाग एक्टिवेट हो जाता है और पूरे यूनिवर्स और उसके जीवों को खत्म कर देता है। एम वक्त पे बेन एलियन एक्स में बदल जाता है और खुद को तबाह होने से बचा लेता है। एलियन एक्स की ताकत का इस्तेमाल करके बेन एक नया यूनिवर्स बनाता है जो कि हूबहू पूरे यूनिवर्स जैसा हो। हालांकि ये यूनिवर्स एग्जैक्ट डुप्लीकेट नहीं होता और बेन के अलावा इस बात को कोई नहीं मानता कि ऐसा कुछ हुआ भी था। 5 साल गायब रहने के बाद मैलवेयर वापस आ गया है। खाइबर भी अपने एलियन डॉगी के साथ आया है, लेकिन अब खाइबर के पास नेमिट्रिक्स है जिसमें बेन के एलियंस के कुदरती शिकारियों का डीएनए है। खाइबर से लड़ने की वजह से बेन और रुक का बॉन्ड और भी मजबूत हो जाता है। यहाँ मैलवेयर पूरी तरह तैयार है गैल्वन मार्क 2 पर हमला करने के लिए। शुरुआत करने के लिए वो उनके चांद गैल्वन बी को तबाह कर देता है और उस पर रहने वाली मेकामॉर्फ प्रजाति भी मर जाती है। मैलवेयर फिर गैल्वन मार्क 2 के टेक्नोलॉजी की मदद से एक विशाल राक्षस बन जाता है। बेन को उसे हराने में बहुत मुश्किल होती है और वो खुद मैलवेयर के अंदर समा जाता है और वहाँ वो अपने बचपन के अस्तित्व को पाता है। इस एहसास की वजह से बेन के पास उसका पुराना ट्रांसफॉर्मेशन फीडबैक वापस आ जाता है और उसकी मदद से बेन मैलवेयर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। बेन और रुक का सफर जारी रहता है जहां वो पृथ्वी को इनकर्जन हमले से बचाते हैं, एल्बिडो को एज़मथ का दिमाग चुराने से रोकते हैं और अनुर सिस्टम को बर्बाद होने से बचाते हैं। पैराडॉक्स फिर एक बार वापस आते हैं और कहते हैं कि मल्टीवर्स खतरे में है। ईयॉन और विल्गैक्स ने हाथ मिला लिया है और वो कई सालों से वक्त में सफर कर रहे हैं ताकि वो बुरे बेन टेनिसंस की आर्मी बना सके, लेकिन ये लड़ाई दूसरे यूनिवर्स में होगी। एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें बेन को कभी ओमनिट्रिक्स मिला ही नहीं, क्योंकि इस यूनिवर्स में ओमनिट्रिक्स है ही नहीं। उस यूनिवर्स के बेन पर बुरे बेन्स हमला करते हैं, लेकिन हमारा प्राइम बेन वहां आता है और उस बेन को बचा लेता है। पैराडॉक्स वहां पर बेन 23, ग्वेन 10 और बेन 10,000 को भी लाता है। ये बेन 10,000 भी बेन का ही एक फ्यूचर वर्जन है जो 2 ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ फ्यूज कर सकता है। इस लड़ाई का फायदा उठाकर विल्गैक्स अपना क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है, जिससे बिना ओमनिट्रिक्स वाले बेन की टाइमलाइन के अलावा बाकी सारी टाइमलाइन नष्ट हो जाती है। बेन प्राइम नष्ट होने से पहले अपना ओमनिट्रिक्स उस बेन को देता है जिसने कभी ओमनिट्रिक्स नहीं पहना था, यानी इस इकलौते बचे यूनिवर्स का बेन। ये बेन और पैराडॉक्स टाइमलाइन को ठीक करने निकल पड़ते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो भविष्य की अनजान शक्ति यही दोनों थे जिन्होंने ऐसी स्थितियां खड़ी की थी जिससे बेन प्राइम को ओमनिट्रिक्स मिला था। उसके बाद ये दोनों मल्टीवर्स में घूमकर कई सारे अच्छे बेन्स को ढूंढकर लड़ाई में भेजते हैं। अब ये बेन अपने खुद के यूनिवर्स में वापस जाता है, लेकिन अब उसके पास ओमनिट्रिक्स इस्तेमाल करने का थोड़ा सा तजुर्बा है। वो क्लॉकवर्क का इस्तेमाल करके टाइम बॉम्ब के इफेक्ट को रिवर्स कर देता है। वो बेन ओमनिट्रिक्स को उतार कर बेन प्राइम को लौटा देता है और सारे अच्छे बेन्स मिलकर विल्गैक्स को हरा देते हैं। आगे बेन प्राइम की ओरिजिनल टाइमलाइन में बेन पर एक मुकदमा दर्ज किया जाता है क्योंकि उसने इल्लीगली अपने यूनिवर्स को रिक्रिएट किया था। ऐसा करना मल्टीवर्स प्रिजर्वेशन एक्ट के खिलाफ है, लेकिन टेट्रामेंडल ट्रायल कॉम्बैट के चलते बेन को एक दूसरे सेलेस्टियल सेपियन से लड़ना पड़ता है। इस लड़ाई के दौरान ही बेन को एलियन एक्स का पूरा कंट्रोल मिल जाता है और वो गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को हराकर अपना नाम क्लियर कर देता है। अब पूरे यूनिवर्स को पता चल गया है कि बेन ने क्या किया, इसलिए सर्वांटिस भी वापस आता है क्योंकि उसे लगता है कि बड़ा खतरा वापस आ चुका है। वो केविन को उसकी पुरानी यादें वापस दे देता है जिसमें वो एक रूटर था। उसके बाद नल वॉइड में बेन, ग्वेन, आर्जिट, रुक, केविन, एलन, हेलन और मैनी सब रूटर्स के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। सर्वांटिस अमेलगम किड्स को अपने वश में कर लेता है, लेकिन वो केविन को अपने वश में नहीं कर पाता। सर्वांटिस केविन को बेन के खिलाफ भड़काता है।
केविन सर्वांटिस की बात मानकर उसकी साइड हो जाता है। नए ओमनिट्रिक्स को ऑब्जॉर्व करने के बाद बेन और केविन के बीच लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में हमें पता चलता है कि केविन के पिछले म्यूटेशन के बाद केविन ने अपनी शक्तियों पर काबू पाना सीख लिया है और वो बस पागलपन का नाटक कर रहा था ताकि वो सर्वांटिस के करीब जा सके। वो सर्वांटिस का दूसरे अमालगम किड्स के साथ कनेक्शन तोड़ देता है और नल वॉइड में छोड़ देता है। टाइम वॉर फिर एक बार शुरू होता है। भविष्य से एक्सोस्कल और सबडोरा मेल्ट्रोइड के टुकड़ों को जमा कर रहे हैं। बहुत सारे टाइम ट्रैवल के बाद बेन अपने फ्यूचर के बेटे केनी के साथ भी टीम अप करता है। बेन की वॉच पर स्कर्ट नामक स्लाइम बियॉट चिपक जाता है और ओमनिट्रिक्स के डीएनए के स्पेशल टूल्स बनाकर बेन की मदद करता है। ये लोग मेल्ट्रोइड को रोकना चाहते हैं। यहाँ भविष्य में 46 साल का बेन मेल्ट्रोइड को उसका अनाइलाग बनाने से रोक रहा है। बेन 10,000 और पैराडॉक्स बेन प्राइम को एक टाइम साइकिल देते हैं ताकि वो वक्त में पीछे जा रहे मेल्ट्रोइड को रोक सके। वो लोग थोड़ी देर के लिए मेल्ट्रोइड को टाइम वॉर्टेक्स से बाहर फेंक देते हैं। मेल्ट्रोइड क्रैश होता है 1970 में, जहां उसकी मदद करता है जवान विलगैक्स। विलगैक्स मेल्ट्रोइड के शिप को रिपेयर करता है और बदले में मेल्ट्रोइड उसे क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब देता है। बेन और रुक जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ मिलकर उससे लड़ते हैं। ओमनिट्रिक्स को पाना विलगैक्स की जिंदगी का मकसद बन जाता है। मेल्ट्रोइड वहां से निकल जाता है। बेन और रुक वक्त की शुरुआत में पहुंच जाते हैं जहां क्वांटिमेलिया शिप होती है। उनकी मुलाकात होती है 3 मल्टीवर्सल भगवानों से जो आपके दिल के सबसे बड़ी चाहत के रूप में आपको दिखाई देते हैं। वहां मेल्ट्रोइड आ जाता है और उसका खुद का अनाइलाग एक्टिवेट कर देता है। स्कर्ट एक सेलेस्टियल ब्लेड बनाकर क्वांटिमेलिया के चेंबर को काटता है। बेन को मजबूरन अनाइलाग को रोकने के लिए शिप से बाहर कूदना पड़ता है। बेन अपने सभी ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करके अनाइलाग की ताकत को मेल्ट्रोइड पे फायर कर देता है और उसके टुकड़े ब्रह्मांड के कोने कोने में बिखर जाते हैं। मेल्ट्रोइड अब एक टाइम लूप में फंस चुका है जिसमें वो बार बार बेन टेनिसन के हाथों हारता ही रहेगा। बेन स्कर्ट को गुड बाय कहता है ताकि वो अपने पुरखों के साथ जिंदगी बनाने का काम कर सके। क्वांटिमेलिया बेन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और बेन और रुक को आग्रह करते हैं कि वो वही रुककर उनके यूनिवर्स को बनते हुए देखे। अनाइलाग को चेंबर में रखा जाता है, उसे एक्टिवेट किया जाता है और यही से जन्म होता है इस प्राइम यूनिवर्स का।